फेडरल रिजर्व सब डुबा देगा। दुनिया भर के बैंक इसी के पीछे चलते हैं और सब मिलकर मंदी को बुलाने में लगे हैं। भाई साहब, शेयर बाजारों का तेल निकल जाएगा। निवेश करने वाले कुछ इस तरह से ही केंद्रीय बैंकों को भर भर कर कोस रहे हैं। ब्याज दरें बढ़ने के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। मंदी की आहट अब शोर में बदलने लगी है। केंद्रीय बैंक हमेशा से ग्रोथ और तरक्की के दोस्त माने जाते हैं, लेकिन अब वे बड़े निर्दयी हो चले हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के गवर्नर जेरोम पावेल ने एक तरह से कह ही दिया कि हमें जो करना चाहिए हम वही कर रहे हैं। महंगाई सबसे बड़ी दुश्मन है और हम इसे हरा कर ही दम लेंगे। मंदी का बाद में देखा जाएगा। केंद्रीय बैंक जब महंगाई को साधने के लिए कर्ज महंगा करते हैं तो सरकारें लड़खड़ा जाती हैं। सरकारों का मकसद होता है ग्रोथ बनी रहे, क्योंकि मंदी से बेरोजगारी आती है जो सियासत और सरकारों को डुबा देती है। भारत की वित्त मंत्री भी रिजर्व बैंक को ऐसी ही नसीहत दे रही हैं, लेकिन जब महंगाई नोच रही हो तो केंद्रीय बैंक किसी की नहीं सुनते। महंगाई और मंदी या बेरोजगारी के बीच यह रस्साकशी इतनी पुरानी है कि इसकी वजह से अमेरिका का आर्थिक ढांचा ही बदल गया। पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। दूसरे विश्व युद्ध ने दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को तबाह कर दिया था। लेकिन इस युद्ध से अमेरिका को अपना एक नया चेहरा देखने को मिला। राष्ट्रपति फ्रेडी रूजवेल्ट ने युद्ध की तैयारियों के लिए जनवरी 1942 में एक वार प्रोडक्शन बोर्ड बनाया। इस बोर्ड की जिम्मेदारी थी कि वह अमेरिका के उद्योगों को युद्ध स्तर पर उत्पादन के लिए तैयार करे। रूजवेल्ट की इस कोशिश से बात बनी नहीं। 1942 के अंत में एक ऑफिस ऑफ वार मोबिलाइजेशन की स्थापना हुई। जेम्स बायर्न इसके मुखिया थे। जेम्स बायर्न को असिस्टेंट प्रेसिडेंट कहा जाता था। वे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस थे। उन्होंने युद्ध के दौरान कानूनी और प्रशासनिक बदलावों से अमेरिका की वार मशीन को नई ताकत दे दी। फैक्ट्रियां दौड़ पड़ी। वही अमेरिका जो 1939 में मंदी की चपेट से उबरने की कोशिश कर रहा था, उसका सकल घरेलू उत्पादन 88.6 अरब डॉलर था, वह युद्ध संबंधी उत्पादन की मदद से 1944 में 135 अरब डॉलर हो गया। युद्ध के उत्पादन से अमेरिका का घरेलू प्रोडक्शन करीब 40% बढ़ गया। नई तकनीकें उभरी, रोजगार आए, मंदी का दरिद्र दूर हो गया। इस कामयाबी ने अमेरिका के नीति निर्माताओं को एक नई सूझ दी। सूझ यह थी कि सरकारी दखल से अर्थव्यवस्था की काया पलट हो सकती है। बहस शुरू हो गई कि अमेरिका की फेडरल सरकार को ऐसे नीतिगत उपाय करने चाहिए जिससे उत्पादन हमेशा बढ़ता रहे और बढ़ते रहे रोजगार। क्योंकि महामंदी के बाद बेरोजगारी अमेरिका का सबसे बड़ा खौफ बन चुकी थी। यह खौफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर आज भी और हमेशा तारी रहता है। 1940 के दशक में अमेरिका में एक अनोखा काम हुआ। 1945 में अमेरिकी कांग्रेस में फुल एम्प्लॉयमेंट बिल लाया गया, यानी पूर्ण रोजगार की गारंटी देने वाला विधेयक। दुनिया में अपने तरह का पहला प्रयोग था। इस विधेयक की प्रस्तावना में लिखा था, अमेरिका के वह सभी लोग जो स्कूलिंग पूरी कर चुके हैं और कोई घरेलू काम नहीं कर रहे हैं, अमेरिका की फेडरल सरकार इस कानून और नीति के तहत उन्हें अच्छे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी। यह किस्म की रोजगार गारंटी थी।
यह घोषणा काफी बड़ी और महत्वपूर्ण थी। स्टीफन कैम्पबेली ने इस कानून पर एक किताब लिखी है, कांग्रेस मेक्स अ लॉ, द स्टोरी बिहाइंड एम्प्लॉयमेंट एक्ट ऑफ 1946। यह किताब दुनिया के राजनीतिक क्लासिक्स की गिनती में आती है। अलबत्ता फुल एम्प्लॉयमेंट बिल को कानून में बदलने तक कई बदलाव हुए। 1946 में जब कानून पास हुआ तो फेडरल सरकार ने सबको रोजगार का वादा तो किया, लेकिन वह उतना दो टूक नहीं था जितना कि विधेयक में प्रस्तावित था। सरकार ने इस कानून में कहा कि राज्यों और उद्योगों की मदद से अधिकतम रोजगार सुनिश्चित किए जाएंगे और लोगों की परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति में बढ़ोतरी की जाएगी। इन छोटे बदलावों के बावजूद अमेरिका का पूर्ण रोजगार कानून काफी मजबूत और प्रभावी था। इसकी वजह से अमेरिका की सरकारी नीतियों का तेवर और कलेवर बदल गया। इसी कानून के तहत सरकार के लिए आर्थिक सलाहकारों की एक परिषद बनाई गई जो हमेशा रोजगार बढ़ाने वाली नीतियां बनाने की सलाह देती थी। इसी कानून के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति पर एक नई शर्त लगाई गई, उन्हें अमेरिकी कांग्रेस के सामने रोजगार और अर्थव्यवस्था पर एक सालाना रिपोर्ट देनी होती थी। इसके साथ ही अमेरिका की संसद में एक ज्वाइंट इकोनॉमिक कमेटी बनाई गई ताकि सरकारें बदलने के साथ रोजगार बढ़ाने वाली नीतियों में बदलाव न हो। अमेरिका में पूर्ण रोजगार तो नहीं मिले, लेकिन आर्थिक नीतियों की सीरत पूरी तरह बदल गई। आज भी अमेरिका अपनी तरक्की को जीडीपी से ज्यादा रोजगारों की बढ़त से नापता है। इस कानून में बदलाव का एक नया दौर आया 1961 में। सूत्रधार थे मिनेसोटा के सीनेटर हुबर्ट हम्फ्री 1965 से 1968 के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति रहे थे। हम्फ्री का कहना था कि यह कानून रोजगारों की उम्मीद और वादे को पूरा नहीं करता। उनकी सलाह पर राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने प्रोफेसर वाल्टर हेलर को अपनी सलाहकार परिषद का मुखिया बनाया। प्रोफेसर हेलर ने राष्ट्रपति के आर्थिक नीति कार्यालय में बड़े फेरबदल किए। वाल्टर हेलर जिस दौरान राष्ट्रपति कैनेडी को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पिछला रोजगार गारंटी कानून अपने नतीजों में उतना सफल नहीं रहा है, तब तक अमेरिका में आर्थिक तरक्की धीमी पड़ने लगी थी। 1967 से 1980 के बीच अमेरिका में महंगाई बढ़ी और बेरोजगारी भी। देश के आर्थिक प्रबंधकों की चुनौतियां बढ़ती चली गईं। हुबर्ट हम्फ्री और हेलर ने मिलकर रोजगार कानून में बदलाव के मसौदे पर चर्चा शुरू की। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य ऑगस्टस हॉकिंस ने इस कानून को आगे बढ़ाने में अपना सहारा दिया। इस तरह एक संशोधन हुआ और इसे फुल एम्प्लॉयमेंट एंड बैलेंस्ड ग्रोथ एक्ट 1978 के नाम से पारित किया गया। अमेरिकी इतिहास में इसे हम्फ्री हॉकिंस एक्ट भी कहते हैं। इस कानून का सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि इसके साथ 1935 के फेडरल रिजर्व कानून को भी बदला गया था। अब अमेरिका के केंद्रीय बैंक को लक्ष्य दिया गया था कि वह केवल महंगाई रोकने की ही कोशिश नहीं करेगा, बल्कि सबको रोजगार के सपने को भी पूरा करने में मदद देगा। इस बदलाव ने अमेरिका की केंद्रीय बैंकिंग बदल दी। 1980 के दशक में अमेरिका में महंगाई 13% के रिकॉर्ड स्तर पर थी, जिसे 3% पर लाने के लिए फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पॉल वोल्कर ने ब्याज दरें बढ़ाने का ऐतिहासिक अभियान शुरू किया। यही वह वक्त था जब फेडरल रिजर्व की दोहरी जिम्मेदारी पर सवाल उठने लगे, यानी महंगाई कम करने के साथ रोजगार तो खत्म नहीं हो जाएंगे। वही हुआ, ब्याज दरें बढ़ने से कारोबार धीमे पड़े, बेरोजगारी बढ़ने लगी, लेकिन पॉल वोल्कर अड़े रहे। ब्याज दरें बढ़ती रहीं, महंगाई से लड़ाई जारी रही। 1981 में अमेरिकी सीनेट की बैंकिंग समिति के सामने पॉल वोल्कर ने कहा था कि इतनी भारी महंगाई के बीच सबको रोजगार का लक्ष्य कैसे हासिल हो सकता है। फेडरल रिजर्व हम्फ्री हॉकिंस एक्ट की भावना के तहत ही काम कर रहा है, लेकिन जब तक महंगाई कम नहीं होती, रोजगार बढ़ाने की कोशिश बेमानी रहेगी। फेडरल रिजर्व के तजुर्बे के बाद केंद्रीय बैंकों ने इसी तरह के दोहरे लक्ष्य अपनाए हैं, लेकिन जब महंगाई आती है तो केंद्रीय बैंक अचानक बेहद आक्रामक हो जाते हैं। सरकारें कुढ़ती रहती हैं, निवेशक इन बैंकों को बद्दुआ देते रहते हैं, लेकिन वे ब्याज दरें बढ़ाने पर आते हैं तो किसी की नहीं सुनते।
यह रस्साकशी इस वक्त भी जारी है। यह था आज का किस्सा। क्या आपको पता है कि किस्सों का सिक्का सबसे पहले मनी9 के ऐप पर मिलता है? तो देर किस बात की, डाउनलोड कीजिए मनी9 का ऐप और देखिए किस्सों के पुराने सिक्के भी।